गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। उससे पहले बात कर लेते हैं पिछली क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछली क्लास का जो पोल रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भाई बहुपद किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, और जिन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे उनके नाम हैं दीपक, जयदीप, मालती, प्रियंका, साक्षी, नीरज, रोहित, हेमलता, अंशु, मोनिका, देनिका, विकास और सुरेंद्र। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी कुछ कुछ बहुपद पर ही आधारित है। ठीक है, सबसे पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपद किसे कहा जाता था, किसे नहीं कहा जाता था। तो सबसे पहले बहुपद होता क्या है? तो बहुपद एक विशेष, मेरी वॉइस आ रही है क्या बताओ? Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक है, बट यहाँ पर ठीक है, अभी आ रही है? Yes, ma'am. ओके। तो बहुपद जो है वो एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें चर की घात कैसे होनी चाहिए, चर में जो भी घात हो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमने पिछले क्लास में सीखा था, है ना। अब फिर से इसको अभी हम बस रिवाइज कर रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं जो है वो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन नेगेटिव नंबर, दशमलव वाली संख्याएं, बटे वाली संख्याएं और वर्गमूल के अंदर वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होंगी। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि कब कब हम बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते। तो पहला केस हमने पढ़ा था, अगर आपका जो चर है बच्चों और उस चर की जो घात है वो ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव है, जैसे कि x की घात -5 या फिर x की घात -1, ये सभी क्या है? ये बहुपद है कि नहीं? बताओ। नहीं है मैम। नहीं है, इनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि भाई इनकी घात हो गई नेगेटिव, तो जिसकी भी घात ऋणात्मक होती है वो बहुपद नहीं होते। केस नंबर 2 हमने पढ़ा था, अगर जो चर है वो वर्गमूल के अंदर चला जाए, जैसे कि ऐसा हो जाए वर्गमूल x हो जाए या वर्गमूल z हो जाए या वर्गमूल a हो जाए, तब भी क्या होता है? हम इसको बहुपद का नाम नहीं देते हैं। केस नंबर 3 हमने पढ़ा था, अगर जो हमारा चर है उसकी घात अगर भिन्नात्मक हो, ऐसी हो जाए 5/3, तब भी इसको बहुपद नहीं कहते। और अगर चर हर में चला जाए, मतलब कि बटे के नीचे चला जाए 2 जमा x बटा y, तब भी इसको हम बहुपद का नाम नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी एक सवाल करेंगे पोल में बहुपद का ही। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, आपने बताना है कि इन सब में से कौन है जिसको आप बहुपद का नाम दोगे। ठीक है, कौन इसमें से बहुपद है, उस ऑप्शन को ढूंढो और अपना आंसर पोल में जाकर के दे दो। पोल ओपन कर दो। हाँ, पोल ओपन है बेटा। ओके बच्चों, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, अपना अपना आंसर देने का ट्राई करो, क्योंकि आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो इसी पर बेस्ड है। अगर आपको बहुपद पहचानने नहीं आते होंगे तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो भी आपको शायद ना आ पाए। ठीक है, इसीलिए फटाफट से। दस बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास जो है वो अभी 16 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। क्यों? फटाफट से आंसर कीजिए, सभी आंसर कीजिए। किसको आप बहुपद कहोगे उसको ढूंढना है और ढूंढ के बताना है। तो अभी देखो, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो अब अपना हैंड रेज करो। चलो अभी हैंड रेज करो, जिसने भी आंसर कर दिया है फटाफट से रेज करो हैंड।
तो अभी आंसर दे चुके हैं नीतू, रोहित, काजल, विकास, नीरज, मोनिका, एक और नाम से नीरज, देनिका, मुस्कान, तनु। बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया क्या? फटाफट से आंसर कीजिए। नीतू, जयदीप, सुरेंद्र, दीपक, साक्षी, दीक्षा, आंसर करो बच्चों। पोल में आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। चलो 15 बच्चों ने आंसर कर लिया तो फटाफट से, हाँ फटाफट से 10 सेकंड का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। 16 के 16 बच्चों ने आंसर दे दिया था भाई, वेरी गुड। और 14 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये बहुपद क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि यहाँ पर x बटे के नीचे चला गया था। ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि यहाँ पर भी x बटे के नीचे चला गया था। सी भी गलत है क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर। हाँ पहले सुन लो। हाँ ओके, अभी माइक ऑफ कर दो फटाफट से। सी भी गलत है क्योंकि आपका जो ये है वो वर्गमूल के अंदर चला गया था चर। सिर्फ और सिर्फ डी जो है वो राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, पहले तो जो बच्चे दो डिवाइस से, मतलब दो फोन से या किसी से भी अगर आप क्लास ले रहे हो ना, तो ऊपर देखो एक स्पीकर बना होगा। ठीक है मैम, तो कॉलेज रिजल्ट में आएगा क्या? ये तो नहीं आएगा, पहले सुन लो। ऐसे कुछ स्पीकर सा बना होगा, उस स्पीकर पे क्लिक करो। अगर आप दो दो डिवाइस से क्लास को ले रहे हो तो एक जिससे आप नहीं सुन रहे, ठीक है, मान लो फोन से क्लास ले रहे हो, टैब से क्लास ले रहे हो, अगर आप फोन से नहीं सुन रहे क्लास को तो यहाँ पे उसके स्पीकर पे क्लिक करो और उसको फिर ऑफ कर दो। ठीक है, टर्न ऑफ कर दो साउंड को, टर्न ऑफ साउंड। उससे क्या होगा, फिर मेरी आवाज नहीं गूंजेगी जब आप माइक ऑन करोगे। एक डिवाइस से टर्न ऑफ कर दो। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जो हमारा है वो है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार बहुत ही आसान होता है। जो हमारा बहुपद है बच्चों, उसको जो है वो दो तरीके से हमने वर्गीकृत किया। पहला हमने क्या किया, उसमें किस बहुपद में कितने पद हैं उस पर आधारित उसके प्रकार बनाए। दूसरा हमने देखा कि किस बहुपद की क्या घात है, उस आधार पे उसके हमने जो है वो प्रकार बनाए। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे पदों के आधार पे बहुपद के प्रकारों के बारे में। तो पदों के आधार पे जो बहुपद होते हैं, पिछले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। इनके नाम होते हैं एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, एक पदी का मतलब जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसको हम एक पदी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये एक साइकिल ही है। ठीक है, कैसे साइकिल है, जिसमें सिर्फ एक पहिया होता है। तो जो आपका एक पदी होगा ना दिखने में, वो भी कुछ कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल अकेला। उसके साथ अकेला भी नहीं बोल सकते, एक पदी लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ इसमें क्या होगा, एक पदी अगर लिख रहे हो तो जमहा और माइनस का निशान बीच में नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब एक पद अगर लिखना है तो जमहा और माइनस का निशान नहीं लगाएंगे। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा उसको हम एक पदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देख लीजिए। तो इसका पहला उदाहरण है 5x। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो दो चीजें हैं, 5 भी है, x भी है, लेकिन कहेंगे तो इसको हम एक पदी ही ना। बताओ क्या कहेंगे, इसको हम एक पदी कहेंगे कि द्विपदी कहेंगे? एक पदी मैम। ठीक है, अगला बताओ। अगला भी एक पदी मैम। एक पदी में ठीक है, देखो 5x भी एक पदी है, 96 y की घात 2 ये भी एक पदी है, और -2abc ये भी एक पदी है। अब आप कहोगे पर हमें तो इसमें दो चीजें दिख रही हैं, इसमें भी दो चीजें दिख रही हैं, इसमें तो हमें भाई चार चीजें दिख रही हैं। पर हमने जो पढ़ रखा है ना, हमने जब बीजे व्यंजक के पदों के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं जो पदों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस। प्लस माइनस, बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ जमा और माइनस का निशान होगा जो पदों को एक दूसरे से अलग कर सकता है। देखो 5 और x के बीच में ना तो जमा का निशान है ना तो माइनस का निशान है, तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा एक ही पद है। सेम वैसे ही 96 y स्क्वायर के बीच में भी कोई निशान नहीं था, ना जमा का ना माइनस का, तो ये भी एक पद ही हुआ।
माइनस का निशान 2abc में यहां पर है, पर वो इससे पहले है, इनके बीच में नहीं है। तो अगर निशान इनके बीच में होता तो हम कहते हैं कि तब ये एक पदी नहीं होते, इनके पद जो है वो आपस में बंट जाते, इसके टुकड़े हो जाते। लेकिन माइनस के 2 से लेकर के abc तक कोई भी चिन्ह इनके बीच में नहीं था, तो ये भी हमारे लिए एक पदी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्विपदी की। तो द्विपदी क्या होता है भाई? तो जिसके भी क्या होंगे, जिसके भी 2 पद होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक पहिया ये, दूसरा पहिया ये, और बीच में है पैडल। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि द्विपदी में क्या होगा, एक पद पहले लिखा होगा, दूसरा पद बाद में लिखा होगा, बीच में उनके साइन होगा, चाहे वो जमा का हो चाहे वो माइनस का हो, है ना। लेकिन गुणा भाग अगर हुआ तब उनको द्विपदी मत कहना, सिर्फ जमा और माइनस का निशान ही देखा जाता है। तो द्विपदी क्या हुआ? जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पद होते हैं उसको हम द्विपदी कहते हैं। चलिए द्विपदी के उदाहरण देख लीजिए। 9x जमा y 10 माइनस बी माइनस 2a जमा bc। ठीक है, तो 9x जमा y ये कैसा है? और अगर ये द्विपदी है तो मुझे इसके वो बताओ, पद बताओ, द्विपदी मैम ये पद बताओ, नाम बताओ पदों के। 9x और मैम y 9x और, ठीक है बिल्कुल सही। अगला बताओ। 10 और माइनस b 10 और माइनस बी, ठीक है। अगला 2abc मैम माइनस 2a और bc ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे द्विपद हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमने देखा कि इनके बीच में जो है वो चिन्ह आ गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 9x जमा y, तो इस जमा के निशान ने क्या किया? जमा के निशान ने इसके जो है वो 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, एक यहाँ लिख दिया पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा ये, और बीच में जो है वो चिन्ह आ गया, तो इसको कहते हैं द्विपदी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर है वो है त्रिपदी। त्रिपदी में पदों की संख्या कितनी होगी? 3 मैम। ठीक है, चलो 3 इसमें पदों की संख्या होगी, तो इसके भी देख लेते हैं परिभाषा उदाहरण। जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ 3 पद होते हैं उसको हम त्रिपद कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इस साइकिल के 3 पहिए हैं, तो वैसे ही त्रिपद के भी क्या होंगे? 3 टुकड़े होंगे। ठीक है, तो उसके उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका उदाहरण कुछ इस तरीके का है, 9x जमा 2y माइनस का 5z। तो यहाँ पे 3 पद है, मुझे उन पदों के नाम बताओ। 9x प्लस 2y और माइनस का 5z। ठीक है, पहला है 9x, दूसरा है 2y, तीसरा है माइनस का 5z। ठीक है, जब भी क्या हो गया? फिर से बोलो। 10 माइनस b प्लस 7। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैंने सिर्फ पहले का पूछा तो उसी का जवाब दो। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे 3 पद है, तो हमने इसको लिख दिया। जब भी पदों को लिखा जाता है तो माइनस का निशान साथ में लिखा जाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। ठीक है, तो बस ये है त्रिपद, क्योंकि इसमें 3 पद है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो जहां पे भी आपको दिखेगा कि पद जो है वो 3 है वो त्रिपद हो जाएगा, जहां पे दिखेगा पद जो है वो 2 है वो द्विपद, और जहां पे एक ही पद दिखेगा बीच में कोई साइन नहीं दिखेगा उसको कह देना एक पदी। ठीक है, चलिए तो ये हमने बहुपद का वो प्रोजेक्ट बनाया है, बहुपद के लिए, ठीक है, मॉडल बनाया। यस मैम। बहुत मतलब मॉडल बनाया बहुपद पे, क्या बनाया? मैम प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, अब वो क्लास के बाद में दिखाना मुझे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लो। एक पदी में एक ही पद होगा, द्विपदी में 2 अलग अलग पद होंगे, त्रिपदी में 3 अलग अलग पद होंगे। ठीक है, बताओ, यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित हो, अभी हमने एक पदी के बारे में पढ़ लिया जिसमें 1 पद था, द्विपदी के बारे में पढ़ लिया जिसमें 2 पद थे, त्रिपदी के बारे में पढ़ लिया जिसमें 3 पद थे। अब किसी बहुपद में मान लो 3 से ज्यादा पद आ गए, तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसका भी क्या कुछ खास नाम रखेंगे? हाँ, उसका भी क्या कुछ खास नाम रखेंगे? तो बिल्कुल कोई खास नाम नहीं होगा, उसको हम सीधा बहुपद कहेंगे। ठीक है, सीधा क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बस 3 तक होता है, उसके बाद 4 पद हो, 5 पद हो, 6 पद हो, उन सभी को सिर्फ बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पद थे, तो इसको ऐसा मत कहना कि चतुष्पदी कह दो, नहीं, ये हो जाएगा बहुपद। चलो इसमें बताओ कितने पद है?
पोल में करेंगे, पहले सीखो तो इसको, अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, पहले सीखो। कितने पद हैं वो बताओ। पंचमी। पांच पदी। पांच पदी कौन बोल रहा है भाई? हाँ ठीक है, 5 पद होंगे, 1 2 बहुपद है। 3 4 5। हाँ 5 पद है, पर इसको 5 पदी नहीं कहेंगे, माइनस इसको बहुपद कहेंगे। क्या हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है। और एक सबसे जरूरी बात याद रखो, आप किसी को भी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी तभी बोलोगे अगर वो बहुपद होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, किसी भी बीजीय व्यंजक को एक पद, द्विपद, त्रिपद तभी कहोगे अगर वो बहुपद होगा। अगर वो बहुपद नहीं है तो फिर उसको ना एक पदी बोलेंगे, ना द्विपदी बोलेंगे, ना त्रिपदी बोलेंगे, फिर हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जो भी लिखा है वो बहुपद भी है कि नहीं है। जैसे कि चलो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ बोलो। पहले वाला बहुपद है, पहले वाला, आखिरी वाला नहीं है। रुको 1 मिनट, अभी बहुत से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, शायद लिंक में कुछ दिक्कत थी क्या? नो मैम, जो लेट करे रही हूँ। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, जिन्होंने क्लास को अभी ज्वाइन किया, लिंक में कुछ दिक्कत थी? प्रियंका, पुष्पा, ओके ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, फटाफट से यहाँ पे सीखो, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे बिल्कुल फटाफट बताऊंगी मैं, यहाँ पे ज्यादा हम इसमें नहीं टाइम लगाएंगे क्योंकि बाकी बच्चे फिर बोर हो जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं बहुपद के प्रकार के बारे में, ठीक है। ध्यान यहाँ पर दीजिए, प्रियंका और नितिन जी के नाम से जो है और पुष्पा जी के नाम से जो है, सभी यहाँ पे ध्यान से देखो। बहुपद के प्रकार होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। एक पदी क्या होता है, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होगा उसको हम एक पदी कहेंगे। जैसे कि 5x, 96y² और माइनस का 2abc, ये तीनों जो यहाँ पे उदाहरण है, ये तीनों ही एक पदी के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पद है, ठीक है। पदों को अलग करने के लिए जमा और माइनस का निशान लगता है, जो कि नहीं है। 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये एक पदी है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन तो है नहीं। फिर हमने पढ़ा द्विपदी क्या होता है, तो द्विपदी होता है जिसमें 2 पद होते हैं। जैसे इस साइकिल में 2 पहिए, वैसे ही उसमें 2 पद होंगे, ठीक है। जैसे कि ये 9x जमा y, यहाँ पे देख रहे थे 9x जमा y जो है इसमें 2 पद है। क्यों 2 पद है? क्योंकि 9x और y के बीच में जमा का निशान आ गया, इस जमा के निशान ने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया, इसलिए हम कहेंगे कि ये द्विपदी है, ठीक है। फिर हमने बोला त्रिपदी क्या होता है, तो त्रिपदी वो होगा जिसमें 3 पद होंगे। जैसे इस साइकिल में 3 पहिए हैं, वैसे उसमें 3 पद होंगे। अब पदों को कैसे देखा जाता है, तो ये हमने बीजीय व्यंजक के पद जब पढ़े थे तब हमने सीख लिया था, तो इसलिए हमने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास उदाहरण है 10 माइनस बी, ओके सुरेश, 10 माइनस बी जमा 7a। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस माइनस के निशान ने और इस जमा के निशान ने इस पूरे बहुपद के टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए, तो जी 3 टुकड़े किए। पहला टुकड़ा है 10, है ना, दूसरा टुकड़ा है माइनस का b और तीसरा टुकड़ा है 7a। तो ये हो गया हमारे लिए त्रिपदी। एक पदी में एक ही पद होगा, द्विपदी में 2 पद होंगे, त्रिपदी में 3 पद होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, चलो बताओ मुझे यहाँ पर। फिर हमने कहा कि अगर किसी के जो है वो 3 से ज्यादा पद हैं तो उसको हम बहुपद कहेंगे, उसके लिए कोई नाम नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, पहला जो है, क्या इसमें पदों की संख्या कितनी है? द्विपद नहीं, जो मैं सवाल पूछूंगी उसका जवाब दो। पदों की संख्या कितनी है? मैम 2 मैम, ठीक है। पहला पद है 3b की घात 2, दूसरा पद है a। 2 पद है इसमें, तो इसका नाम क्या होगा? द्विपदी में। द्विपदी द्विपदी कह दो, सिर्फ द्विपदी, बहुपद नहीं कहेंगे, सिर्फ द्विपदी, ठीक है। चलो उसके बाद अगला बताओ, इसमें कितने हैं? बिल्कुल, इसमें 3 पद है, तो इसको हम कहेंगे ये है त्रिपदी, ठीक है। अगला बताओ, एक पदी, बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक पद है, क्योंकि इनके बीच में ना तो जमा का निशान आया, ना तो माइनस का निशान आया,
इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एक पदी है। ठीक है, चार पद, आगे बढ़ते हैं। ये चार पद मैम, और ठीक है, माइक ऑफ कर दो ना, अपना आंसर देके फटाफट से माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ कर दो। अब देखो किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें है 1 2 3 4, 4 पद। 4 पद वाले के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको हम सीधा बहुपद ही कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ अगला वाला ये क्या है, इसमें कितने पद हैं? मैम 3 पद। 3। तो ये क्या होगा? ये कुछ नहीं है, बहुपद नहीं है, ऊपर नहीं है मैम ये। ठीक है, चलो, बहुपद नहीं है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस आगे आएंगे वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले होंगे। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, तो ध्यान से सुन लो। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद उसको ही कहा जाता है जो खुद एक बहुपद होता है। ये जो यहाँ पे लिखा है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो x है बच्चों वो वर्गमूल के अंदर चला गया है, इसीलिए हम इसको बहुपद नहीं मानेंगे। जब ये बहुपद ही नहीं तो इसको हम ना तो एक पदी बोल सकते, ना तो द्विपदी, ना तो त्रिपदी। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पोल में, जो कि मैं आपको यहीं पे लिख के दूंगी, आपने बस हाँ या ना बताना है। इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसको बोलेंगे कि ये बीजीय व्यंजक है, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, आपने माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपने पोल में जाके बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन द्विपदी है। आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। बाकी बच्चों को आ रही, पहले ये बताओ। यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अभी माइक ऑन कोई नहीं करेगा, आंसर भी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आंसर आपने पोल में देना है। अभी 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, इन चारों में से देख लो कि किसको द्विपदी कहोगे, और आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। ठीक है, मैम पोल रिजल्ट में आएगा क्या मैम? आप पोल रिजल्ट की चिंता मत करो ना, आप बस सारे आंसर सही दो, सारे आंसर सही दिया करो। पोल रिजल्ट में आए ना आए, कोशिश करो कि सभी आंसर सही दिया करो। किसको द्विपदी कहोगे उसको चुनो और आंसर जा करके पोल में दे दो। ठीक है, किसको द्विपदी का नाम देना है। तो 9 बच्चों ने आंसर कर लिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, क्योंकि तभी आप पोल के क्वेश्चन भी कर पाओगे। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं। किसको द्विपदी कहोगे उसको ढूंढो, फटाफट से ढूंढो और अपना आंसर दो। द्विपदी जिसमें 2 पद होते हैं उसको हम द्विपदी कहते हैं। मैं कर रही हूं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका आंसर बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको हम द्विपदी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसको हम द्विपदी नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुपद नहीं है। क्यों ये बहुपद नहीं है बताओ। कौन से मैम? मैम इसके ऊपर घात है 3/2 लगी। बिल्कुल, क्योंकि इसकी घात में 3/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये बीजीय व्यंजक कहलाया जाएगा, ये द्विपदी नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है बताओ।
ठीक है, मैम पहली चीज तो कि इसकी घात में -4 घात है, ठीक है। माइनस की घात में इसलिए सुन लो भाई, सुन लो अब, क्यों इसलिए भी इसको हम एक तो बहुपद नहीं मानेंगे, दूसरी चीज इसमें दूसरा पद था भी नहीं, है ना, इसमें एक ही पद था, इसमें दूसरा पद था भी नहीं, तो ये बीजे व्यंजक कहलाया जाएगा, लेकिन इसको हम द्विपदी या एक पदी नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, क्योंकि ये भी बहुपद नहीं है। यस बटे में चला गया अगर हर, तो सॉरी हर में अगर चला गया आपका चर, तो हम उसको भी बहुपद नहीं मानते, ठीक है। तो बस इन चीजों का, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अच्छा किया तो वेरी गुड। तो अभी करते हैं अपना रियल क्वेश्चन, क्लास का क्वेश्चन पोल में। तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इन सभी में से अभी माइक ऑन कोई नहीं करेगा और पोल भी अभी नजर नहीं आएगा, पहले मेरा पूरा सवाल अच्छे से सुन लो। इन 3 ऑप्शंस में से किसको आप एक पदी कह सकते हो? किसको एक पदी कहोगे उसको ढूंढो। ध्यान रखना कि जो बहुपद की क्वालिटीज जो होती हैं, बहुपद की जो परिभाषा होती है, जो उसको पूरा कर सकता है, उसको ही आप बहुपद मानोगे, फिर उसको एक पदी मानोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी लिखी हुई है जो बहुपद की कैटेगरी में आती ही नहीं, तो फिर वो ना तो एक पदी होगा, ना द्विपदी, ना त्रिपदी, कुछ भी नहीं। आपने यहाँ पे एक पदी को ढूंढना है जिसके पास सिर्फ कितने पद होते हैं, खुद सोच लो। अभी जाओ, अभी पोल ओपन हो चुका है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है कि एक पदी किसे कहेंगे। चर देखो, चर की घात देखो, और कुछ मत देखो, ठीक है। हो गया मैम। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। फिर देखो जल्दबाजी में गलत करते हो, है पोल पोल करते रहते हो, फिर जब क्वेश्चन दो फिर गलत कर देते हो। बहुपद संख्या को कुछ नहीं कहता, बहुपद कहता है कि चर की घात नहीं होनी चाहिए, गलत। तो चर की घात पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज पे ध्यान मत दो। सभी चरों को देखो और फिर देखो कि भाई किसके चर की घात कैसी है, फिर अपना आंसर दो। जिसको एक पदी कहेंगे, मैम से है ही नहीं। क्या हो गया? अगर इनमें से है ही नहीं तो कोई भी। इनमें से तो हो सकता है, मुझे तो दिख गया है। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 22 बच्चे क्लास में हैं। फटाफट से आंसर कर लीजिए। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। थोड़ी देर में मैं पोल एंड कर दूंगी, इसलिए जिसने भी आंसर नहीं किया है अभी फटाफट से आंसर कर लो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ढूंढ के बताओ कि कौन इसमें एक पदी है और अपना आंसर पोल में जाकर के दे दो, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड। बताओ अभी इसका आंसर कौन है इसमें एक पदी? है ही नहीं। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए जो था, इसको एक पदी, देखो इसमें है तो एक ही पद, लेकिन इसको एक पदी नहीं कहेंगे क्योंकि घात माइनस में है, ठीक है। तो x माइनस, क्योंकि घात इसकी माइनस में थी, तो इसको हम जो है वो एक पदी नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी है 2/5 XYZ। एक पदी है ये भी एक पदी नहीं है, बताओ इसको भी एक पदी नहीं कहोगे? कहीं बाकी बच्चे भी बताओ, नहीं कह सकते इसको एक पदी? यस मैम। तो ये हमारा राइट आंसर था, क्योंकि x को देखा, y को देखा, z को देखा, तीनों की घात एक 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 थी, घात थी पूर्ण संख्या। मैंने कहा कि बस चर देखा करो, चर की घात देखा करो, संख्या मत देखा करो। बटे में था तो बटे में तो संख्या थी ना, चर की घात तो सिंपल थी, चर की घात तो देखो पूर्ण संख्या थी, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, तो इसलिए ये एक पदी हो गया। ऑप्शन नंबर सी गलत, क्योंकि इसमें 2 पद है, इसलिए इसको द्विपदी कहेंगे, एक पदी नहीं कहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो था वो हमारा राइट आंसर था। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो।
मैम और करा दो पोल में। और करेंगे, पर पहले इसमें बताओ, डाउट है कि हमने इसको क्यों एक पदी माना? सभी को क्लियर हो गया ना क्यों मान रहे हैं इसको एक पदी? फिर बता। हाँ, क्योंकि इसके बीच में एक तो कोई साइन नहीं है, दूसरी चीज बटे में है, लेकिन बटे में तो संख्या है, संख्या पे तो हम कुछ नहीं नंबर कहते, नहीं है नीचे हमें तो बस बटे में। हाँ हर ऊपर बटे है, में नहीं। चल चर ऊपर है, देखो चर बटे के नीचे नहीं है, चर ऊपर है, ऐसा लिखा जाए तो ऊपर होता है, अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन जाती ना तो ये बटे के नीचे होते। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी करेंगे एक और सवाल, उसको बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत करना, उसको भी मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। आएगा, बिल्कुल आएगा, अब तो पोल रिजल्ट बन गया, सिर्फ 4 ही बच्चों का सही आया उससे। चलो देखते हैं अभी, निम्नलिखित में से कौन त्रिपदी नहीं है? ठीक है, जिसको आप त्रिपदी नहीं कह सकते। अब जिसको त्रिपदी नहीं कह सकते, इसका मतलब जो भी है उसको अच्छे से देख लेना। 2 चीजें हैं, नंबर 1, एक तो उसको त्रिपदी नहीं कह सकते जिसके पास 3 पद ना हो, पर ऑप्शन में देखा सभी के पास 3-3 पद थे। तो नंबर 2, कोई तो यहाँ पे ऐसा होगा जो बहुपद की कैटेगरी में नहीं आता होगा, तभी उसको त्रिपदी नहीं कह रहे। क्योंकि अगर यहाँ पे बात हम देखते तो 2 ही केसेस हो सकते हैं त्रिपदी ना कहने के, या तो 3 पद ना हो पर सभी ऑप्शन में 3 पद है, और दूसरा केस ये होता है कि 3 पद तो है। हाँ अभी सुन लो, अभी रुक जाओ, अभी सुन लो पूरा, सुन लो मेरी बात पूरी। और दूसरी चीज ये कि अगर जो आपका ऑप्शन है वो बहुपद की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा हो, तब भी उसको त्रिपद नहीं कह सकते। तो चलिए अभी पोल में इसका आंसर करना है। अगर आपका कुछ सवाल है जयदीप तो पूछ सकते हो, आंसर नहीं बताना है, अभी अपना सवाल पूछ लो। हाँ बोलो। मैम ऐसे आपकी वॉइस नहीं आ रही, बट क्वेश्चन ये है कि जो कौन किसको त्रिपदी नहीं कहोगे, बस सिंपल सी बात है कि किसको त्रिपदी नहीं कह सकते, उसको ढूंढ के निकालना है और अपना आंसर पोल में देना है। फिर से रिपीट करती हूँ, जिसको भी डाउट है तो सुन लो। त्रिपदी 2 केसेस में नहीं होता। कब कब नहीं होता? पहली चीज तो ये, जब 3 पद ना हो, चारों में 3 पद थे, अब कैसे ढूंढे? तो अब उसको ढूंढो जो बहुपद की कैटेगरी में नहीं आ रहा हो। ठीक है, जिसको आप बहुपद नहीं कह सकते हो। ठीक है भाई, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। ऑप्शन अगर नहीं दिख रहे होंगे तो भाई जूम कर लेना, ध्यान से देखो, अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पहले आपको ये आना चाहिए कि बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद किसको नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर वहां पे कंफ्यूज रहे तो फिर ये टॉपिक भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखो कि बहुपद किसको कहते हैं किसको नहीं, पहले तो वही चेक करना होता है कि जो चीज लिखी है वो बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, बहुपद हुई तो त्रिपद कह देंगे, लेकिन अगर बहुपद ही नहीं हुई तो त्रिपद कैसे कहेंगे? सिंपल। 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा त्रिपद नहीं है? बी मैम। बी। ऑप्शन नंबर बी है जिसको हम त्रिपद नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमने देखा चर x था, चर की जो घात है पहले 3 है फिर 2 है, दोनों ही पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद भी है और बहुपद में ये त्रिपद है, लेकिन हमें पूछा था कौन नहीं है। पहला ऑप्शन त्रिपद था इसलिए काट दिया। ऑप्शन नंबर सी को देखा तो ऑप्शन नंबर सी में चर जो है वो z है, z की घात पहले 3 है फिर 2 है फिर 1 है, तीनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी बहुपद बन गया। बहुपद बन गया तो ये त्रिपद बन गया क्योंकि इसमें 3 पद है, तो ये भी गलत क्योंकि जो नहीं था उसको ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी बहुत से बच्चों ने चुना है, तो बच्चों डी भी त्रिपद है। क्यों है? क्योंकि देखो ना यहाँ पे चर है y की घात पहले 3 फिर 2 फिर 1, तीनों की तीनों पूर्ण संख्याएं तो हैं। अब आप बोलोगे पर ये तो बटे में था, तो बटे में देखो ना कौन था, बटे में तो हमारा 5 था, y तो बटे के ऊपर था,
चर जो है वो बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, ABCD XYZ वो जो है वो बटे के नीचे नहीं होने चाहिए। ऐसा होता तब हम इसको मना करते कि त्रिपद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था जी, y तो ऊपर था, बटे के नीचे तो संख्या थी, तो इस केस में भी ये त्रिपद होगा क्योंकि ये बहुपद की कैटेगरी में आता है। तो कौन है जो त्रिपद नहीं बन पाया? तो ऑप्शन नंबर बी है जो त्रिपद नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर चर है x और y, ठीक है, यहाँ पर चर है x और y, y की घात यहाँ पर 3 और यहाँ पे देखें तो y की घात है -2, क्योंकि हमारी घात नेगेटिव में आ गई, ये हमें नहीं चाहिए होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी त्रिपद नहीं होगा और वही हमें ढूंढना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऐसे सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। रिपीट। ठीक है, रिपीट करते हैं। बिल्कुल, देखो तो यहाँ पर हमें पूछा था कि कौन है जो त्रिपद नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। हमने पढ़ रखा है बहुपद कब नहीं होते, जब चर की घात में माइनस हो, है ना, माइनस वाली संख्या चर की घात में हो, चर बटे के नीचे हो, चर वर्गमूल के अंदर हो, चर जो है चर की घात भिन्न में हो, तब जो है वो बहुपद नहीं बन सकते। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर बी को हम त्रिपद नहीं कह सकते, वही ढूंढना था जिसको त्रिपद नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर बी को त्रिपद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आ रहा। जब तक ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आ रहा तब तक आप इसको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कुछ भी नहीं कह सकते। हमने देखा y की घात में -2 था, -2 है मतलब ये बहुपद नहीं है, और जब ये बहुपद ही नहीं तो ये त्रिपदी भी नहीं। फिर ऑप्शन नंबर डी भी बहुत से बच्चों ने टिक किया था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी त्रिपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है y की घात 3/5 -9 y की घात 2 जमा y। हम बस चर को देखते हैं, चर की घात को देखते हैं। y की घात 3 है, y की घात 2 है, और बटे में कौन है? बटे में 5 है। अगर ये उल्टा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता, ऊपर लिखा होता 5, ठीक है, ऊपर लिखा होता 5, बटे के नीचे लिखा होता y की घात 3, तब ये त्रिपद नहीं होता, क्योंकि चर बटे के नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चर जो है वो बटे के ऊपर ही था, इसलिए इसको भी त्रिपद कहेंगे और इसलिए ये गलत हो गया। इसको भी त्रिपद कहेंगे इसलिए ये भी गलत, इसको भी त्रिपद कहेंगे इसलिए ये भी गलत, क्योंकि जिसको त्रिपद नहीं कह सकते उसको ढूंढने के लिए कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए करेक्ट आंसर है। अभी आपके सामने आने वाला एक और क्वेश्चन, उसको बिल्कुल ध्यान से करना। तो अभी चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको कह रहे हैं कि 5 g की घात 2 - 8 ये किस तरीके का बहुपद है? ये एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है या इनमें से कोई भी नहीं है? तो जाओ, अपना आंसर आपने देना है पोल में, पहले ढूंढ लो कि किस तरीके का बहुपद है ये, और जो भी आपको लगता है वो आपने अपने पोल सेक्शन में जाकर के बताना है। ठीक है, चलो हो गया मैम। ठीक है, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे अपना अपना आंसर देने की। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 18 19 बच्चे, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। दो बी 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 मैम। और जतिन, अब मैंने जैसा आपको बताया ना स्पीकर ऑफ करने का, वो कर दो, क्योंकि माइक ऑन रखोगे, स्पीकर ऑन रखोगे तो आवाज गूंजेगी। या तो एक ही डिवाइस से आप क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये था इसका पहला पद, ये था इसका दूसरा पद। इस बहुपद में 2 पद थे, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया द्विपद का। ठीक है,
बस इसमें इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने सीखा एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होते हैं, जिसमें बहुत से बच्चों ने भाई गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? जल्दबाजी में। तो बस ये ध्यान में रखना, कभी भी किसी को द्विपद, त्रिपद या एकपदी कहना है तो वो पहले तो बहुपद होना चाहिए। अगर वो बहुपद ही नहीं तो वो ना तो एकपदी होगा, ना तो द्विपदी होगा, ना तो त्रिपदी होगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बहुत जरूरी है आपके 10th की क्लास के लिए। ठीक है, पिछली क्लास में भी, पिछली बार भी 1 की क्लासेस में पढ़ा था, इस बार भी पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी ये कंसेप्ट होता है। क्या है ये? तो ये है एक पदी से बहुपद को कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे बहुपदों की गुणा। सबसे पहले हम जानते हैं कि 4 को अगर तोड़ के लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, और ये आज इसको 4 को हम लिख सकते हैं, देखा जाए तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और इसको घात में लिखें तो 2 की घात 2। और वैसे ही 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 12 को हमने लिखा 2 गुणा में 2 गुणा में 3, इसके हमने गुणनखंड किए। इसको घात में लिखना चाहूं तो 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे हम संख्याओं के साथ करते हैं कि संख्याओं के गुणनखंड लिख दिए, उनको फिर घात में लिख दिया, तो वैसे ही हमें इस चीज को भी सीखना है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको आगे बहुत सी करने को मिलेंगी। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, कि अगर कभी आपको कहा जाए कि x को x के साथ गुणा करो तो आप क्या करोगे? इसका आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स की घात में 2। ठीक है, जब भी जमा करते हैं, जैसे कि x में x को जोड़ो, तब उत्तर कुछ और आता है, लेकिन जब गुणा करते हैं तब उत्तर कुछ और आता है। तो एक लाइन आपने हमेशा याद रखनी है कि चरों को जब गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा घात में आता है। जब भी चरों को गुणा करोगे उत्तर हमेशा ही घात में आएगा। x की घात 2 क्यों लिखा भाई? क्योंकि यहाँ पे x है जो अपने आप से गुणा कर रहा है। कितनी बार x लिखा है? 2 बार x लिखा है, तो x की घात में 2 लग जाता है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि x की घात 2 में x को गुणा करो। हाँ बोलो। जब x को प्लस से करते तब क्या आता है? जब x में x को जोड़ते हैं, वो आगे सीखेंगे, अभी सीखा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, वो अगली स्लाइड पे सीखेंगे। अभी ये बता दो कि x स्क्वायर में x की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x की 3 में x की घात 3। ठीक है, अब कैसे x की घात 3 आया? तो यहाँ पे हमने अपना एक फॉर्मूला लगाया कि अगर a की घात m है, ठीक है, और वो गुणा हो रहे हैं किससे? a की घात n से, तो इसमें फॉर्मूला लगता था a को एक बार लिखो और घातों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, a की घात m का मतलब x की घात पहले 2 है, a की घात n का मतलब x की घात बाद में 1 है। पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और थी, पर था कौन? था तो x ही, है ना, सेम नंबर था ना, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था। पहली बार घात में 2, दूसरी बार घात में 1, तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। कि अगर कभी भी संख्याएं एक जैसी होती हैं और घातें अलग अलग होती हैं, क्या मैंने कहा? अगर संख्याएं सेम हो और घात अलग अलग हो और वो अगर आपस में गुणा हो रहे हो, तो अपनी संख्या को या अपने चर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे x यहाँ पे 2 बार लिखा था, मैंने x को 1 बार लिखा, और इसकी घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो 2 जमा 1 कितना आ गया? x की घात 3 आ गया। x की घात 3 में। ठीक है, फिर से देखते हैं, चलो इसको किसी और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 5, मैंने लिखा 5 की घात 2 गुणा में 5 की घात 3, तो संख्या सेम है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, संख्या सेम है और गुणा कर रही है, लेकिन घात अलग अलग है। संख्या यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, पहली बार 5 की घात 2, दूसरी बार 5 की घात 3, दोनों आपस में कर क्या रहे हैं? दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं। तो इसको हल करने का तरीका बहुत सिंपल है कि 5 यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहा है, तो 5 को सिर्फ 1 बार लिखो और इसकी घातों को आपस में जमा कर दो। तो जो करो जरा, क्या उत्तर आएगा इसका सॉल्व करके? 5 की घात 5 2 2 जमा 3। बिल्कुल
2 जमा 3, 2 में 3 को जोड़ा, हमारे पास आ गया 5 की घात 5, बस हो गया। ठीक है, ऐसे करना हो। तो चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, इसको मैं भी मिटा रही हूँ बिना फॉर्मूले की मदद से। एक क्वेश्चन करके बताओ, अगर मैं आपको बोलूंगी मेरे पास है z की घात है 10 और ये गुणा कर रहा है z के साथ और z की घात है 15, तो इसको गुणा करके क्या उत्तर आएगा? जेड की घात जेड की घात 25 मैम। 25। z 2 बार लिखा था, z को मैंने 1 बार लिखा, घातों को आपस में क्या किया, घातों को आपस में जोड़ दिया, तो ये आ गया z की घात 25। ठीक है, चलिए तो अभी इसको मिटाते हैं। उसके बाद अगर आपको अगर तो सेम चर हो तो ऐसे करना होता है, अगर चर अलग अलग हो जैसे कि x गुणा y है तो इसको कैसे लिखेंगे गुणा करके? xy। जब हम जमा करते थे, अगर ऐसा लिखा होता था x जमा y, तो इसको हम जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? बताओ, क्या ये आपस में जुड़ पाएंगे? नो मैम। ये सारा है किसी का? इसको नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि कैसे पद है एक दूसरे के? असमान पद है, बिल्कुल सिंपल, असमान पद है जो कि नहीं जुड़ते, तो इसको नहीं जोड़ सकते। इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ता है, x जमा y। तो वैसे ही जब आप किसी चर में किसी दूसरे चर की गुणा करते हो तो उनको भी बस ऐसे का ऐसा लिख दो, लेकिन जब बात गुणा की होती है तो हम गुणा के निशान को हटा देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे x प्लस वाई था ना, x प्लस वाई को x जमा वाई को लिखना हो तो उत्तर में x जमा वाई ही लिखना पड़ेगा, लेकिन x गुणा y लिख रहे हो तो गुणा का निशान हटा के दोनों को साथ में लिखो, ये बन गया आपका आंसर xy। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे गुणा करके बताओ 9x की घात 2 गुणा 4y की घात 5, क्या इसका उत्तर आएगा? सोचो सोचो फटाफट से। हिंट देती हूं, संख्या की गुणा संख्या से करो, चर की गुणा चर से करो। 9 की और 4 की मल्टीप्लाई करनी है। हाँ, संख्या की गुणा संख्या से करो, फिर चर को चर से गुणा करो। 9 चौके 36, और एक्स स्क्वायर को जब y की घात 5 से गुणा करोगे तो कैसे लिखोगे? 36x की 2 y की 5। x y पावर 7। 7 नहीं होगा, 7 तब होता अगर यहाँ पर भी x होता। वो होता है सेम के केस में, जब सेम चीजें हो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे अलग अलग थे ना, x अलग है y अलग है, तो फिर इसको हम नहीं कर सकते, इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो अभी बाकी क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। ठीक है, अभी मुझे बताओ x की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा? x की गुणा 5 से करेंगे 5x 5 5 x को x जमा 5 करेंगे तो कितना आएगा? x 5 x 5 नहीं, x प्लस 5। यहाँ पे ध्यान दो, ये बहुत जरूरी चीज है। जब गुणा करते हैं तो बिना किसी चिन्ह के दोनों को साथ में लिख लेते हैं, लेकिन जब जमा की बात आती है तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा लिखा है वैसा ही लिखो। x गुणा y गुणा z करेंगे तो कितना आएगा? x y z। लेकिन x जमा y जमा z करेंगे तो कितना आएगा? x जमा y जमा z। मतलब ऐसे कैसा, इसको हम नहीं बदल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई चीज गुणा होती है तो उसको हम घात में लिखते हैं, लेकिन अगर वही चीज अगर जुड़ रही हो और वो समान पद हो, अगर पद समान हो तो ही जुड़ता है, अगर असमान पद हो तो नहीं जुड़ते हैं। x और 5 अलग अलग पद थे, इनको हम नहीं जोड़ पाए, ऐसे कैसा लिख दिया। x y z अलग अलग पद थे, इनको नहीं जोड़ पाए, तो ऐसे कैसा लिख दिया। लेकिन अगर आपको सवाल मिल जाए x जमा x का मतलब एक x में एक और x को जोड़ो तो कितना आएगा? x की 2x जमा कर रहे हैं x जमा 2x। सिंपल है ना, देखो एक x था, एक और x मिल गया, कितने x हो गए? 2x 2 हो गए। वहीं मैं आपसे पूछूं कि आपके पास थे 5x, उसमें आपने
3x और जोड़े, उसमें आपने 2x और जोड़े, तो कितना उत्तर आएगा? 10। हाँ, 5x थे, उसमें 3 और जोड़े तो 8 बन गए, 8 में 2 और जोड़े तो 10, तो ये आ गया 10x। तो ऐसे किया जाता है जब अगर समान पद थे तो जोड़ दिए, लेकिन जब समान पद नहीं होते तो नहीं जोड़ पाते। इसलिए हमने बीजीय व्यंजक का जमा और घटाव पहले ही सीखा था, और मैंने आपको कहा भी था कि इसको अच्छे से सीखो, आगे चल के ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अभी बताओ 4x को 5x से गुणा करने पर उत्तर में क्या आएगा? 20x की 2। 20x पूरा बोला करो। 20x स्क्वायर। हाँ, गुणा में सबसे पहले 4 को 5 से गुणा करेंगे, संख्या की गुणा संख्या में करेंगे, 4 5 20 होता है। उसके बाद x को x में गुणा करो तो आ जाएगा x की घात में 2। ठीक है, गुणा का उत्तर हमेशा घात में आता है अगर आप सेम चीजों को गुणा कर रहे हो तो। ठीक है, अगला बताओ, इसको गुणा करके बताओ। 11xyz। थोड़ा सा गलत है, चलो इसको सीखते हैं। यहाँ माइनस का 11 है, यहाँ माइनस का 1 है। ठीक है, ठीक है, अभी देखो 11 की गुणा 1 से की तो 11 एकम 11 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब 11 एकम 11 कर दिया, अब x की गुणा x के साथ करो तो x की गुणा x के साथ करने पर x स्क्वायर आ जाएगा, और कौन कौन बच गए? तो y और z बच गए, तो y की गुणा z से करो, कितना आएगा? कितना आएगा y को z से गुणा करने पर? Z। y z, तो आ गया हमारा आंसर। क्योंकि x यहाँ पे 2 बार था, इसके पास भी था, इसके पास भी था, तो गुणा करके एक्स स्क्वायर आया और वाई जेड ऐसे कैसे लिख दिया। चलो ये है बड़ा लंबा सा, इसको करके बताओ। इसके आगे 1 है, चलो ये भी मैंने बता दिया, अब करो। पहले संख्या की गुणा करो, बताओ संख्या गुणा करके कितना आया? -5x स्क्वायर y माइनस z। गुणा करना है बच्चों, -5 नहीं आएगा। अंदर मैम 5x हाँ, स्क्वायर। नहीं ना, देखो 1 की गुणा 5 की, 5 एकम 5, आगे 3 भी तो है ना, उसके साथ भी तो गुणा करो। 5 3 15, माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15। हाँ हाँ, रुक जाओ, माइनस का 15। उसके बाद देखो x की गुणा x से की तो आ गया x स्क्वायर, कौन कौन बच गया? तो y और z बच गया, y की गुणा z से, y की गुणा z से की तो आ गया yz। ठीक है, माइनस का 15 x स्क्वायर yz। चलो अब आखिरी है, उसको भी कर लो फटाफट से, थोड़ा सा लंबा है, आराम से करो, कॉपी पे करोगे तभी होगा, अब ऐसे तुक्का लगाओगे तो नहीं होगा, नोटबुक पे अच्छे से करो। 6 3 और 2। पहले संख्या की गुणा संख्या से करो और साइन भी बताओ। -36 माइनस नहीं आएगा, y माइनस 36x प्लस हो जाए। ठीक है, अभी आंसर मैंने सुना है कि वो बिल्कुल करेक्ट था। सबसे पहले गुणा करो तो 6 3 18, 18 दूनी 36। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 6 के 36, तो हमारे पास आया 36। साइन यहाँ पे जमा का आएगा क्योंकि माइनस ने माइनस से गुणा की, 36 जमा का बन गया। x एक बार दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, x ने x से गुणा की तो आ गया x स्क्वायर, y ने y से गुणा की तो आ गया y स्क्वायर, यहाँ पे भी y है। हाँ, अभी के लिए माइक ऑफ रखो, अभी कोई माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो बाकी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। x ने x से गुणा की तो x स्क्वायर, y ने y से गुणा की तो y स्क्वायर, और z ने z से गुणा की तो z स्क्वायर। ऐसे किया जाता है गुणा, बिल्कुल सिंपल।
ठीक है, मतलब हाँ प्रैक्टिस लगेगी, बाकी तो क्वेश्चन आप बहुत से है हमारे पास करने को, क्वेश्चन हम बहुत से करेंगे, पर जितना आप नोटबुक पे प्रैक्टिस कर करके सॉल्व करोगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो ये हमने अभी बस थोड़ी थोड़ी चीजें सीखी कि कैसे कैसे गुणा करना है। अब हम सीखेंगे एक पदी का बहुपद से गुणन या फिर एक पदी का द्विपदी से गुणन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है m और ब्रैकेट के अंदर लिखा है p जमा n। अब इसको कैसे गुणा करें, एक m बाहर है, p जमा n अंदर बैठा है, इसको भी तो गुणा करना पड़ेगा। कैसे करें, तो बिल्कुल सिंपल है, ये जो m बाहर लिखा गया होता है ये क्या करता है, नहीं एमपीएन नहीं होगा भाई, गलत है, ये जो m बाहर लिखा होता है ये क्या करता है, पहले ये p के साथ गुणा करेगा। देखो m बाहर लिखा था, p जमा n दोनों ही अंदर थे, है ना, p जमा n दोनों ही कहाँ थे, ब्रैकेट के अंदर थे, और m कहाँ था, ब्रैकेट के बाहर था। सबसे पहली चीज, ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी जाती है वो ब्रैकेट वाली चीज के साथ गुणा कर रही होती है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है वो इसके साथ क्या कर रहा होता है, गुणा कर रहा होता है। तो असल में, हाँ अभी माइक ऑफ रखो, असल में हमने क्या करना है, असल में हमने m को गुणा, m की गुणा करवानी है p जमा n के साथ। तो ये गुणा बहुत इजी होती है, बस आपको स्टेप याद रखने पड़ते हैं कि ये जो m है बच्चों, ये p के साथ भी गुणा करेगा और n के साथ भी गुणा करेगा, बारी बारी से। ठीक है, तो पहले इस m ने p के साथ गुणा की, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया m गुणा p। ठीक है, m ने क्या किया, p के साथ गुणा की, तो मैंने लिख दिया m गुणा p। फिर मैंने देखा कि p के बाद n है, लेकिन n से पहले एक साइन है, एक चिन्ह है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m की गुणा p से करवाने के बाद ये जो चिन्ह है इसको बीच में लगाना पड़ेगा। ठीक है, m2 तो नहीं है बेटा, m की गुणा p से करवाने के बाद जो p और n के बीच में चिन्ह है उसको बीच में लगाना पड़ेगा। फिर m n के साथ गुणा करेगा, m ने पहले p के साथ गुणा की, मैंने यहाँ लिख दिया m गुणा p, बीच में जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया। फिर m ने n के साथ गुणा की, तो मैंने लिख दिया m गुणा में n। फिर इनको गुणा कर दो, m को p से गुणा करने पे mp लिखेंगे, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, और m को n से गुणा करने पर mn लिखेंगे। तो ऐसे किया जाता है इन सवालों को हल, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन का आप मुझे करके बताइए ऐसा जैसा ही। अगर मैं आपसे पूछूं, बाहर लिखा है a और अंदर लिखा है b माइनस c, तो इसका आंसर, इसमें देखो घात तो लगनी नहीं, इसका आंसर चैट में लिखो, माइक ऑन करके बोलोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। चैट में लिखो कि जब आपने a की गुणा b और c के साथ करवाई तो आपके पास उत्तर में क्या आया। ठीक है, सभी बताओ, पहले a b के साथ गुणा करेगा, तो हमने लिख दिया a गुणा b, उसके बाद बीच में इनके माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दो, और a अब क्या करेगा, तो c के साथ जाकर के गुणा करेगा, तो यहाँ पे लिख दिया a गुणा c। अब इनको गुणा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। पहले a को b से गुणा करके ab, माइनस का निशान ac। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में हमने सीखा कि बहुपद के प्रकार क्या क्या है और कैसे थोड़ा बहुत गुणा करते हैं, वो थोड़ा बहुत सीखा अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पूरी की पूरी 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए, अभी किसी को डाउट है बहुपद में, एक पद, द्विपद, त्रिपद में, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट।